क्लियर है वॉइस आपको लोगों को? ओके ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोगों का स्टडी अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, काफी टाइम है आपका प्रिपरेशन से लेकर जो आपका मेन एग्जाम है उस तक। आपको लग रहा होगा कि सर इतने में तो इंटर का आधा कोर्स खत्म हो जाता है, बिकॉज थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट अगर उन्होंने दिसंबर में एग्जाम ले लिया होता। सो यू आर बिजी इनफ कि आपको इंटर में ज्यादा टाइम मिल पाता। ओके, अभी मसला ये होगा कि इंटर में आपको टाइम कम मिलेगा, क्योंकि जून में एग्जाम तो इंटर का आना ही है। ठीक है ना? अगर आपका फर्स्ट मतलब जनवरी तक रिजल्ट आ जाता है, 31 जनवरी तक, ठीक है, तो आप जून में या तो फिर दिसंबर में क्या दे सकते हो, अटेम्प्ट दे सकते हो। राइट नाउ अभी हमारा फोकस किसके ऊपर है? फाउंडेशन लेवल के ऊपर है, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं अभी। ठीक है, बट मैंने 3 से 4 बार आपको रेगुलर बैच में बताया कि कीप योर टेम्पो हाई, दैट कि आप इंटरमीडिएट के लिए क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर। लर्न द सब्जेक्ट लाइक यू आर डूइंग, नॉट फॉर द मार्क्स ओनली। आप उसको कॉन्सेप्चुअली भी क्या करना, क्लियर करने का क्या करो, ट्राई। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर टेक्निक्स, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरमीडिएट में क्या काम आने वाला है। इंटरमीडिएट में जाके एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने, वहां पे क्या करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। मतलब इन टोटल आई नीड 5 सेशन टू कंप्लीट सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड दी एथिक्स। एक एक घंटे के हम 5 लेक्चर रखेंगे और हमारा पोर्शन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आई विल नॉट गो इनटू लाइन बाय लाइन, ओके, वैसा नहीं होगा। बट मैं जो यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, उसमें आज यूनिट नंबर 1 हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और फिर सेशन खत्म हो जाएगा। सो सबसे पहले बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जो पढ़ने की जरूरत होती है वो होती है क्या, बहुत बेसिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो होता है दोस्तों डेफिनेशंस। यहाँ पे देख लीजिए, मटेरियल में हम बाद में जाते हैं तो 10-15 मिनट के बाद। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एक्ट के अंदर, वो होता है क्या, डेफिनेशंस। अभी डेफिनेशन आप फाइनल तक जब तक जाओगे, तो डेफिनेशन आपको किसी भी एक्ट में कौन से नंबर में मिलेगी, सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 1 आपको ऑलवेज प्रिलिमिनरी नजर आएगा, सेक्शन 2 आपको कौन सा मिलेगा, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या होता है, डिफाइन किया होता है कि जो इस एक्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, उस एक्ट के अंदर के जो वर्ड्स यूज किए गए उसका एग्जैक्ट मीनिंग एंड स्कोप ये होता है, जो उन्होंने वहां पे क्या किया होगा, डिफाइन किया। अभी आप सब लोगों को पता होगा दोस्तों, डेफिनेशन जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक कौन सी डेफिनेशन होती है, तो एक होती है कौन सी, एक डेफिनेशन होती है एक्सक्लूसिव, और एक डेफिनेशन कौन सी होती है, इंक्लूसिव। ये फाइल बाद में मैं शेयर कर दूंगा, अगर किसी को चाहिए होगी तो बताइएगा। सो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब, जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन जो आपको दे रखी है वो पूरी तरह से, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्लीट डेफिनेशन। कंप्लीट से मेरा क्या मतलब है कि डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है वो फुल एंड फाइनल है, उसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ रहे हो? बट इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब क्या होता है कि जो डेफिनेशन है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। और रादर वी कैन से कि जो डेफिनेशन में लिखा है वो सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव एंगल से लिखा है, उसमें और भी कुछ इंक्लूजन्स हो सकते हैं। तो जब भी डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं होती तो आप क्या डिफाइन करने का ट्राई करते हो? यस, जब भी डेफिनेशन क्लियर नहीं होती है तो आप क्या डिफाइन करने का ट्राई करते हो, यू आर टेकिंग द रेफरेंसेस कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम कौन सी डेफिनेशन बोलेंगे, इंक्लूसिव। जैसे आप इंटर में आओगे और इनकम टैक्स पढ़ोगे, ठीक है, तो इनकम की डेफिनेशन आपको क्या लगता है, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए कि इंक्लूसिव होनी चाहिए? अगर आप लॉ मेकर का माइंड रीड करो तो आपको क्या लगता है, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए कि इंक्लूसिव? इंक्लूसिव ही होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन रिस्क की डेफिनेशन होती है, क्यों? क्योंकि जो लिखा है वही है। तो मान लो कि धरती पे कुछ और उतर आया, धरती पे कुछ और उतर आया जो आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ नहीं है, तो फिर दिक्कत में आ जाओगे ना। तो इट इज बेटर टू हैव व्हिच डेफिनेशन, इंक्लूसिव, रादर गोइंग फॉर द एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। तो सर कैसे पता चलेगा कि कोई भी डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? तो जब भी कोई डेफिनेशन स्टार्ट होती है ना, तब मैंने आपको बोला था कि अगर वो डेफिनेशन के आगे के वर्ड्स मीन्स या तो फिर देयर बाय, मीनिंग देयर बाय, ऐसे वर्ड से स्टार्ट होता है तो मतलब वो कौन सी डेफिनेशन है, एक्सक्लूसिव। बट कोई डेफिनेशन ऐसे स्टार्ट होती है सच एज, ओके,
इंक्लूड्स, तो वो सारी डेफिनेशंस कौन सी है, इंक्लूसिव। फाइनल तक तो आते आते आपको समझ जाना है कि इस नेचर मतलब जो डेफिनेशन है उसका नेचर कौन सा होगा, इंक्लूसिव डेफिनेशन होगा। समझ रहे हो? तो ये ध्यान रख। तो ये तो मैंने आपको पहला जो हमारा यूनिट नंबर 1 है उसमें पहला वर्ड आप देखोगे तो डेफिनेशंस आपको मिलेगा। ओके, फिर मैंने आपको है ना इससे पहले की भी एक बात आपको बताई थी कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, आपका जो पेपर नंबर 3 है वो क्या है, लॉ। और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो कौन सा लॉ है, बिजनेस लॉ। अरे बिजनेस लॉ के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं, एक्ट पढ़ते हैं। बट लॉ में बहुत सारी चीजें होती है, एक्ट भी होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, समझ रहे हो, नोटिफिकेशंस भी होते हैं। क्लियर? तो वो भी पढ़ना जरूरी होता है, बट हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, एक्ट पढ़ने वाले हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, वो जब आप फाइनल में आओगे तब पढ़ना है। इंटर में भी रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, फाइनल में सब पढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो फाइनल में आ गए, इसको पता है अब जो है वो है, इसको हाँ वो कुछ भी हो सकता है, तो जो है वो सब कुछ क्लियर करके आगे बढ़ना है। फाइनल है ना, उसके आगे थोड़ी ना और फाइनल होगा कोई। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। यस, सो नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। यस यस, अंदर आने के बाद कमिंग बोलते हैं, कमिंग नहीं बोलना है, डायरेक्ट आ जाना है। ठीक है, ऐसे कोई वो वाला सिस्टम नहीं है, आप सीधा आ जाओगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए देखिएगा सब लोग यहाँ पे, हमने बात किया डेफिनेशंस का। अभी हम बात करते हैं जो सेकंड यूनिट नंबर 1 में जो सेकंड आपको दे रखा है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। तो मैंने आपको इनिशियली बताया कि हम रिवीजन जो कर रहे हैं वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पहले कंप्लीट करेंगे, फिर एथिक्स का करेंगे। तो टाइप्स ऑफ गुड्स में आप सब लोगों को पता होगा कि टाइप्स ऑफ गुड्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली तो जो टाइप्स ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें, किसी को याद है टाइप्स ऑफ गुड्स कितने टाइप के होते हैं? एक तो कौन सा गुड्स था, एग्जिस्टिंग गुड्स था, फिर कौन सा था, फ्यूचर गुड्स, एंड तीसरा कौन सा था, कंटिन्यूअस। ठीक है ना? तो 3 टाइप के गुड्स मेनली होते हैं। एक होता है दोस्तों, पहला जो होगा वो होगा आपका एग्जिस्टिंग गुड्स, सेकंड जो होगा फ्यूचर, एंड थर्ड जो होगा वो कौन सा होगा, कंटिंजेंट गुड्स। सो अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मतलब जो गुड्स अभी फिलहाल एग्जिस्ट कर रहे हैं। फ्यूचर गुड्स मतलब जो अभी फिलहाल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं बट दैट इज अवेलेबल एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज ऑन दैट गुड्स। एंड कंटिंजेंट गुड्स मींस द गुड्स मे बी पॉसिबल एंड मे नॉट बी पॉसिबल कि हम आपको गुड्स दे पाए, बट स्टिल इट इज अ गुड्स। जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जिसका कोई पॉसिबिलिटी हो ना हो, वो किसी थर्ड इवेंट पे या सेकेंड इवेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट गुड्स। ठीक है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, वो कंडीशन रखी हुई है कि अगर होगा तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। ठीक है, वो एग्रीकल्चर गुड्स का हमने बात किया था कि मान लो सीजन अच्छा रहा, रेनी सीजन अच्छा रहा तो हम गुड्स आपको दे पाएंगे। तो अच्छा रहा मतलब क्या, ये आपने कंडीशन रख दिया ना, तो उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट गुड्स। फिर आप सब लोगों को पता होगा कि एग्जिस्टिंग गुड्स में भी 3 अलग अलग टाइप के गुड्स थे। एक था कौन सा दोस्तों, तो एक था स्पेसिफिक गुड्स, एक होता कौन सा था, असर्टेन गुड्स। ठीक है ना, एंड थर्ड कौन सा था, अनअसर्टेन गुड्स। ये 3 गुड्स अलग अलग थे एग्जिस्टिंग के अंदर। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स आइडेंटिफाइबल है और आपने डिसाइड कर लिया कि ये गुड्स आई एम गोइंग टू बाय। असर्टेन गुड्स मतलब क्या था, असर्टेन गुड्स मींस व्हाट, कि जो गुड्स अभी तक क्या हुए, सेपरेट नहीं। जैसे मैंने वो कार का एग्जांपल लिया था कि लाइक यू आर लुकिंग फॉर द कार, अ पर्टिकुलर कार हैविंग अ ब्रांड नेम, हैविंग अ कलर कॉम्बिनेशन, आपने सब कुछ क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया, इवन आपने मॉडल भी डिसाइड कर लिया है, आपको कौन सा वेरिएंट चाहिए वो भी आपने क्या कर लिया है, डिसाइड कर लिया। तो उसको हम कौन सा गुड्स बोलेंगे, स्पेसिफिक गुड्स। बट आपने ये डिसाइड किया कि मुझे कार बाय करना है, आपने ब्रांड नेम डिसाइड कर लिया है, बट अभी तक ये नहीं डिसाइड किया कि कौन सा कार आपको क्या करना है बाय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एंड अनअसर्टेन गुड्स मतलब क्या होता है कि जो गुड्स अभी तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किए, ठीक है, तो उसको हम अनअसर्टेन गुड्स। तो आपको कोई पूछता है कितने टाइप के गुड्स होते हैं, तो 3। पहला
एग्जिस्टिंग में 3 स्पेसिफिक, असर्टेन एंड थर्ड अनअसर्टेन, एंड बाद में वो जो सेकंड है फ्यूचर गुड्स, एंड कौन सा कंटिन्यूटी। तो सर ये सब कुछ अलग अलग करने की क्या जरूरत है, गुड्स तो गुड्स ही होता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, गुड्स मतलब मैंने आपको बताया था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ सेल एंगल नहीं पढ़ते, हम ओनरशिप एंगल भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ओनरशिप की वजह से क्या ट्रांसफर हो जाता है, रिस्क भी ट्रांसफर होता है और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर। सो वंस द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द पर्सन, तो रिस्क भी ट्रांसफर हो गया और रिवॉर्ड भी क्या हो गया, ट्रांसफर। तो अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कि लाइक आपके ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो रिस्क किसका रहता है, तो जिसके नाम पे ओनरशिप होगा, ठीक है ना। तो फ्यूचर गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, फ्यूचर गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, एट लेटर ऑन, मतलब लेटर डेट पे ट्रांसफर होगा ना। तो उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड भी कब ट्रांसफर होगा, लेटर डेट। तो ओनरशिप एंगल डिसाइड करता है कि लॉस कौन बेयर करेगा, ठीक है ना। फिर हमने डैमेजेस भी देखे थे कि क्वांटम ऑफ डैमेजेस भी होते हैं कि कितने डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हमने देखा था, ठीक है, वो यूनिट नंबर 2 में आएगा, तो ये ध्यान रखना। ये हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ गुड्स। उसके बाद दोस्तों आएगा मोड ऑफ डिलीवरी, थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे, वो मटेरियल में से कर रहे हैं थोड़ी देर में। थर्ड आता है मोड ऑफ डिलीवरी, मतलब किस तरह से आप डिलीवरी कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, एक होता है कौन सा, सिंबॉलिक डिलीवरी, एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो ये टाइप्स ऑफ मोड ऑफ क्या होता है, डिलीवरी होता है। एक्चुअल डिलीवरी मतलब आपने 1 to 1 क्या कर दिया, गुड्स डिलीवर कर दिया। सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब आपके गुड्स काफी बल्कि नेचर के हैं और आपको उसको डिलीवर करने के लिए इस तरह से डिलीवर करना पड़ेगा जैसे आपने उसको डिलीवर कर दिया। जैसे कोई की हो गया, की डिलीवर करे, मतलब मान लो कि आपने कार परचेस किया तो वो डिलीवरी देने आ गया, तो घर के अंदर लेके आएगा कि बाहर खड़ी रखेगा, बाहर ही खड़ी रखेगा। तो घर के अंदर क्या लेके आएगा, चाप। आया सर, बोले सर आपने बोला घर पे डिलीवर कर, उसने डिलीवर कर दिया। वो वाला ना एसयूवी, मान लो कि कोई बड़ा वाला कार था, रेंज रोवर का था, रेंज रोवर का डिफेंडर, डाल दिया सीधा अंदर, खिड़की से अंदर आया। कहाँ से अंदर आया, खिड़की से। बोले ये क्या आया, प्लेन आ गया क्या घर के अंदर। तो अभी अभी उस केस में हम ऐसे डिलीवरी करेंगे। वो बोले ऐसे कौन डिलीवरी करते हैं भाई, ठीक है ना, डिलीवरी करना था, जान थोड़ी लेनी थी हमारी। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो उस केस में हमें सिंबॉलिक डिलीवरी करना होता। फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी होता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब डॉक्यूमेंट डिलीवर कर, जैसे मैंने आपको बताया होगा कि आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो, तभी आपका जो गुड्स हैं वो समंदर में है, ठीक है ना, अभी तक आए ही नहीं है, और आप किसी और को बेचना चाहते हो, तो आप उसको गुड्स बेचोगे। बोले गुड्स दे चल, गुड्स का है, बोले क्या समंदर में डुबकी लगा के लेके, गुड्स आ रहा है, रास्ते में है, आपके पास आ जाएगा, 10-15 दिन में आ जाएगा कंसाइनमेंट, तब ले लेना। तो अभी आप उसको कैसे गुड्स डिलीवर करो, फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल है कि डॉक्यूमेंट दे दोगे और पैसा ले लोगे, बाद में जब गुड्स आए तो तू जाके क्लियर कर लेना, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, ये हम डिस्कस करने वाले। तो पहले इनिशियली इतना डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग मटेरियल तो लेके आए होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1, मैंने जैसा आपको बोला that I will not going to the one by one, okay, वो नहीं कर पाएंगे हम लोग, because we are in revisionary session, so you have to understand the term revision मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आप टाइटल देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट अकेले अकेले तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट कितनी पार्टी होनी चाहिए, 2 तो होनी चाहिए, एक बायर होना चाहिए और दूसरा भी बायर ही होना चाहिए कि सेलर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए। तो फटाफट पेंसिल से या जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे टिक करते जाइएगा, ठीक है ना, थोड़ा हम स्पीड में जाएंगे, ओके ना। तो यू आर नॉट लाइक, यू आर नॉट, वी कैन से द लाइकलीनेस आपका वो रिविजनरी सेशन का ये नहीं होना चाहिए
कि सब वापस से रिपीट होगा, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखना, मैं बार बार क्यों डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, सो आपको वो रॉन्ग इंप्रेशन ना क्रिएट। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या। हाँ, मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि आई विल स्लो डाउन द लिटिल बिट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उड़ाई दूं। हाँ, बट फाइनल का रिवीजन देखोगे ना तो उसके अंदर ऐसा होता है कि वहां पे स्टूडेंट को सुनाई दिया नहीं दिया वो सीधा ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो जो भी सर बोल रहे हैं ना वो अमृतवाणी जैसा है, सुन लो, वहां पे ऐसा होता है, ठीक है। तो वहां के रिविजनरी सेशन थोड़े डिफरेंट होते हैं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सो बायर एंड सेलर आपको दो दे रखे होंगे, एक बायर होता है, दूसरा कौन होता है, सेलर। और ये सारे मीनिंग और जो सारे टर्म यूज होते हैं वो डिफाइन किए होते हैं कि बायर मतलब कौन होता है। जैसे इतना तो हमें पता है, बायर मतलब जो गुड्स बाय करता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, बायर जरूरी नहीं है कि गुड्स को बाय कर रहा होता है, वो अग्री भी तो कर सकता है ना। फ्यूचर गुड्स में क्या होता है, रेडीनेस होती है ना उसकी गुड्स बाय करने की। फिर डेफिनेशंस आपको दे रखी है, डेफिनेशंस मैंने आपको दो बताई थी, दो टाइप की डेफिनेशन, एक कौन सी होती है इंक्लूसिव और दूसरी कौन सी एक्सक्लूसिव। नाउ एक टर्म है दैट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या है कि आपके पास उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप है, ठीक है। यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, सो यू कैन डील विद दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और गुड्स एज इफ यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बट डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल मतलब क्या होता है कि आपके पास सिर्फ उसका मेंबरशिप राइट होगा, आप उस गुड्स को या प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं सकते। जैसे मान लो कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां के आप मेंबर होंगे, मतलब जो पेरेंट्स, आपने जो प्रॉपर्टी लिया होगा वहां पे आपके पेरेंट्स क्या होंगे, ओनर नहीं होंगे प्रॉपर्टी के, क्या होंगे, मेंबर। तो अगर उनको प्रॉपर्टी बेचनी है तो वो एक्सक्लूसिवली नहीं बेच सकते, उनको किसको बताना पड़ता है, सोसाइटी को बताना पड़ता है। सोसाइटी के जो सेक्रेटरी होंगे उनको बताना पड़ेगा, फिर सेक्रेटरी जो अपने रजिस्ट्रार होगा उसमें मेंबर नाम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आपके पास प्रॉपर्टी का ओनरशिप था कि उस सोसाइटी के अंदर आपके पास मेंबरशिप था, मेंबरशिप। तो वो जो मेंबरशिप है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, दैट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, दैट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल। समझ आ रहा है ना मैं क्या। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जो शेयर्स होते थे, जो आप स्टॉक मार्केट सुना होगा आपने, कुछ लोग तो करते भी होंगे शायद, करना मत जब तक फाइनल कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि कोई शेयर्स होते थे, उसकी फिजिकल डिलीवरी होती थी पहले। कौन सी डिलीवरी होती थी, फिजिकल। अभी तो डीमैट अकाउंट से होती, तो पहले फिजिकल डिलीवरी होती थी। तो फिजिकल डिलीवरी में क्या होता था कि शेयर्स आप डायरेक्ट नहीं बेच सकते। तो अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है ना, दैट यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी or the owner of shares, rather you are only having the document showing the title of the shares that you are the owner of the shares। आ रहा है समझ। तो क्या आपको मान लो किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंस इन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मींस यू कैन डील विद द गुड्स और प्रॉपर्टी एज द मैनर यू विश, बट डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल उसमें क्या होता है कि आपके पास सिर्फ टाइटल शो करने का राइट है, टाइटल किसी और के नाम। आप पूछना अपने पेरेंट्स के, जिस सोसाइटी में आप रहते हो ना उसका ओनर आपके पेरेंट्स नहीं होंगे, वो कौन होगा, सोसाइटी। कौन होगा, सोसाइटी। हाँ, पर सोसाइटी अपने मेंबर्स को ऐसे नहीं निकाल सकती, क्योंकि आपने वो मेंबरशिप के लिए क्या पे किया है, पैसा पे किया है ना, 50 लाख 60 लाख जितने का भी फ्लैट होगा या घर होगा या बंगलो होगा, विला होगा, जो भी होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास क्या है, आप डायरेक्ट बेच सकते हो। मतलब मान लो मुझे प्रॉपर्टी बेचना है तो मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेच दूंगा, कि जाऊंगा सेक्रेटरी के पास उसके डॉक्यूमेंट लेके फिर बाद में बेचूंगा ना। तो मैं किससे परमिशन लेता, सोसाइटी से। तो मेरे पास क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है कि डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल। शोइंग द टाइटल मींस यू आर नॉट द, वी कैन से द ओनली द ओनर, एक्सक्लूसिव ओनरशिप आपके पास नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके अंदर नीचे आ जाइएगा गुड्स की डेफिनेशन पे डायरेक्ट। गुड्स की डेफिनेशन आपको दे रखी होगी। गुड्स मैंने आपको बोला था इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी, भले ही आपको एमसीक्यू पूछते हैं पर इसकी डेफिनेशन याद रखनी जरूरी है, क्योंकि आपको आगे के जो स्टेज आएंगे इंटर फाइनल, इवन जब आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जब आप सीए में कंप्लीट हो जाता है तभी भी ये गुड्स की डेफिनेशन काम आएगी। तो इसमें लिखा है एवरी काइंड ऑफ व्हाट, मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन, ये मैं पढ़ रहा हूँ, अदर देन एक्सटेबल क्लेम मनी and includes what, stock and shares, growing crop, grass or anything which is attached to forming part of land which are agreed to be served before sale or under क्या लिखा हुआ है contract of sale। ये याद, money cannot be a goods, you cannot buy the money, ओके ना। मनी आप बाय नहीं कर सकते, हाँ उसको क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है।
की पॉइंट्स आपको दे रखे, गुड्स मस्ट बी विच प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट लॉ है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का दोस्तों सेपरेट लॉ है। एक्शनेबल क्लेम एंड मनी आर एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, मनी गुड्स नहीं हो सकता। मैंने लेक्चर, नॉर्मल लेक्चर में बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि आरबीआई वाले मुला मान जाएंगे, बोले हाउ कैन यू सेल द मनी, इज इट पॉसिबल टू सेल द मनी, और मान लो आपने खरीद भी लिया तो आप आगे जाके किसको बेचोगे। चलो 1-2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि मनी क्या है, गुड्स है, बट क्या आप आगे जाके बेच सकते हो, नहीं। हाँ, पर जब आप है ना फाइनल में या इंटर में, सॉरी फाइनल में आओगे ना, तो एक कस्टम लॉ आता है। कस्टम लॉ मतलब जब आप, मैंने बोला था ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्या लगता है, कस्टम। अभी कस्टम लॉ पढ़ोगे ना तो उसके गुड्स की डेफिनेशन में मनी भी है, आपको समझ में आ रहा है। इधर गुड्स मतलब क्या है, मनी नहीं है, उधर क्या है, गुड्स मतलब मनी है। मतलब उनके लॉ के हिसाब से गुड्स में क्या इंक्लूड होता है, मनी। मतलब उनके लॉ के हिसाब से बोले, क्या बोले, जो सेल ऑफ गुड्स है का गुड्स है, वो तो गुड्स है ही, उसमें डाउट ही नहीं है। बट अभी हम जो 2-3 चीजें और बोलेंगे ना, वो भी गुड्स है। तो उन्होंने क्या इंक्लूड किया बताया, बोले मनी भी क्या है, गुड्स है। बोले सर ये कैसी बात होगी, एक कस्टम लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको गुड्स को सीज करना है। तो मान लो कोई पैसेंजर कोई आर्टिकल लेके आया, नार्कोटिक्स, क्या लेके आया, नार्कोटिक्स, या फिर ऐसा कोई इंटॉक्सिकेटिंग लेके आया, नशीला पदार्थ, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, समझ रहे हो ना, उसको हम क्या करेंगे, सीज करेंगे कि नहीं करेंगे। मान लो 15-20 आईफोन लेके आए, ऑफिसर ने पकड़ लिया, ऑफिसर बोले यही दुकान खोल ले। 15-20 आईपैड लेके आए तो यही दुकान खोल लो, और कहाँ जाने की जरूरत, बाहर आएंगे तो यही दुकान खोलेंगे। तभी हुआ क्या, दिक्कत क्या हुई कि कस्टम्स में अभी वो कैश लेके आया, क्या लेके आया, कैश, मतलब मनी है। तो उसने मान लो कि सीज किया होगा, तो वो पैसेंजर ने ऐसा बोला कि यू कैन नॉट सीज द मनी, बिकॉज लॉ में क्या लिखा है कि आप क्या सीज कर सकते हो, गुड्स सीज कर सकते हो, एंड गुड्स की डेफिनेशन क्या है, मनी इंक्लूड नहीं होता है। कस्टम वाला बोले अपना सीन हो गया है। आप लॉजिक समझ रहे हो मैं क्या बोला, तो उसने क्या बोला कि मनी सीज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मनी इज नॉट अ गुड्स। तो कस्टम वालों ने रातों रात अमेंडमेंट किया, बोले मनी को भी किसमें इंक्लूड करो, गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करो, तो हम किसको सीज कर सकते हैं, मनी। इवन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ आपके सिलेबस में है ना, तो आपके पास चेक भी होगा तो भी वो गुड्स है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ गुड्स, बट स्टिल उनके लिए वो क्या है, गुड्स। क्यों, क्योंकि वो अपना रेंज और उनका जुरिस्डिक्शन क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, वो भी अलग लॉ है, ठीक है ना, वो आप आओगे तब देखेंगे, बट ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ गुड्स मैंने जैसा आपको बताया, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कौन सा, कंटिन्यू। एग्जिस्टिंग में स्पेसिफिक, दूसरा असर्टेन, तीसरा क्या दे रखा है, अनअसर्टेन। ओके, ये ध्यान रखना, मैं अंदर का नहीं पढ़ना। ओके, हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक एग्जिस्टिंग मतलब जो गुड्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, एंड वी कैन से possessed बाय द सेलर, उसका पोजीशन तो अभी सेलर के पास ही होता है, ठीक है, सो ये ध्यान रखना। फ्यूचर गुड्स में हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है फ्यूचर गुड्स में, फ्यूचर डे। कंटिंजेंट गुड्स में तो जो जो बात बोली थी वो बात हो जाए तो फिर बात बनेगी, नहीं तो कुछ बात नहीं बनेगी, ठीक है, तो उसको हम कौन से गुड्स बोलते हैं, कंटिंजेंट। फिर आपको दे रखा है मोड्स ऑफ डिलीवरी, ठीक है ना, मैंने कितनी टाइप की डिलीवरी बोली थी आपको, इन टोटल 3 टाइप की। पहला एक्चुअल, दूसरा कंस्ट्रक्टिव, एंड तीसरा आप क्या बोल सकते हो, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक क्या होता है कि जब गुड्स फिजिकली डिलीवर नहीं कर सकते तो हमें इस तरह से सिंबॉलिक डिलीवरी देना होता है, जैसे की हो गया, ठीक है ना, तो जब बल्कि नेचर के गुड्स होते हैं तो इस तरह से हमें करना ना। उसके बाद आपको दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोस्तों कितनी पार्टीज होनी चाहिए, फटाफट, कितनी पार्टीज होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टी। सब्जेक्ट मैटर ऑलवेज क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स में, गुड्स, हाँ या ना। प्राइस इज दी ओनली कंसिडरेशन फॉर, क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए ना। मतलब क्या होगा दोस्तों कि जो आप एक्सचेंज करोगे, मतलब जो कंसिडरेशन की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, तो वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए, नॉट इन काइंड, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, इन मनी। ओके, तो ये ध्यान रखिए, काइंड में नहीं होना चाहिए, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, तो ध्यान रखिए। अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर मस्ट, क्या लिखा हुआ है, टेक प्लेस। मतलब मान लो
कि मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो रही, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये तो रेंटिंग वाला केस हुआ ना, कि सेलिंग ऑफ गुड्स वाला केस हुआ। मैंने किसी को गुड्स दे दिया यूज करने के लिए, पर ओनरशिप बेची नहीं, तो क्या ये सेलिंग ऑफ गुड्स हुआ कि रेंटिंग ऑफ गुड्स हुआ? रेंटिंग ऑफ गुड्स हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम डील करते हैं तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास उसका क्या जाना चाहिए? ओनरशिप। आ रहा है समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूं? और आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पढ़ा था ना, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, के कॉन्ट्रैक्ट आपको मेजर के साथ करना है, कंसेंट आपका फ्री होना चाहिए, it should not be affected by the undue influences, coercion, mistake, fraud, so and so on. समझ आ रहा है ना? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, मिस्टेक भी है, 5 चीजें उसमें। क्लियर? ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। माइनर के साथ नहीं करना है, अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, जिसने पी रखी उसके साथ नहीं करना है। ठीक है ना? तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। ठीक है, तो ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रही है बात के ऊपर से जा रहा है? ये सब पुरानी बातें हैं जो हम ताजा कर रहे हैं। ठीक है ना? फिर डिफरेंसेस कुछ यहाँ पे बताए हैं, डिफरेंसेस सेल एंड दूसरा क्या दे रखा है आपको? एग्रीमेंट। थोड़ा है ना, आपको भी यूं अपने आप को पुश करना पड़ेगा। हो सकता है कि स्टूडेंट, जो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, उनका ये सब कुछ कंप्लीट हो गया हो, तो उनको मे भी थोड़ा क्या लग सकता है, बोले ये सब टाइम पास होता है, ये तो हम पढ़ के बैठे। पर फिर भी आपको अपने आप को, मैंने पहले ही बोला ना, मेरा पहला सेंटेंस क्या था कि आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा, नॉट फॉर द फाउंडेशन बट फॉर इंटर एंड फाइनल। समझ आ रहा है ना? तो वो इंटर एंड फाइनल के लिए अपने आप को क्या करना है? पुश करना है। सो मैंने आपको काफी बार बताया कि कोई इंटर का बच्चा आपको मिल जाए तो उसकी दुख भरी कहानी आप सुन लेना, उसको आपको बताएगा वो। ठीक है ना, कि क्या है। चलो डिफरेंसेस में आ जाते हैं। सेल एंड दूसरा क्या दे रखा है आपको? अग्रीमेंट। सेल मतलब अभी, अग्रीमेंट टू सेल मतलब फ्यूचर। सेल के अंदर ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाती है? राइट नाउ, मींस इट बिकम द एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बताया होगा ना सर ने आपको, एग्जीक्यूटेड होता है, एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर गुड्स जो होगा दोस्तों, मतलब एग्रीमेंट टू सेल जो होगा, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी मतलब जो अभी तक एग्जीक्यूट होना बाकी। ओके, ये ध्यान रखिए। ओके, सो आगे का मैं अंदर नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और मैंने आपको जो बताया ना रिस्क एलिमेंट, जो यूनिट नंबर 2 में आएगा, क्या रिस्क एलिमेंट क्या होता है? रिस्क किसका होता है? जो गुड्स का क्या होता है? ओनर होता है, उसका रिस्क होता है। तो अभी मान लो कि गुड्स आपने सेल कर दिया है, मतलब ओनर चेंज हो चुका है, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस? इन केस अगर लॉस हो जाता है तो ऑब्वियस द बायर इज रिस्पॉन्सिबल। हायर एन एग्रीमेंट टू सेल, लॉस अगर हो जाता है तो इन दैट केस बायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, हाउएवर ही इज ओनली फॉर द लायबल टू पे द डैमेजेस, अगर उसकी क्या है, गलती है तो। ठीक है ना? मतलब मैंने आपको आई थिंक सो 10 बार बोला होगा कि डैमेजेस, डैमेजेस कौन पे करेगा? जो गुड्स का, मतलब लॉस कौन बेयर करता है? जो गुड्स का कौन है? ओनर। सेल एंड हायर परचेज, सेल एंड हायर परचेज में क्या होता है कि सेल में क्या होता है कि ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर होता है। हायर परचेज में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका होता है, बट वो फाइनेंसर को हुआ होता है। समझ में आ रहा है? फाइनेंसर मतलब जिसने आपको पैसे दिए हैं फाइनेंसिंग के, तो उसमें आपका जो ओनरशिप होता है वो कब ट्रांसफर होता है? आपने पढ़ा होगा, एट द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जैसे ही आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे हायर परचेज का, तब आपको ओनरशिप क्या होगा? ट्रांसफर। हायर परचेज सेल, इंस्टॉलमेंट सेल्स नहीं है। इंस्टॉलमेंट सेल्स में तो वो जो सेलर है वही आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। समझ आ रही है बात? फिर आपको दे रखा है सेल एंड बेलमेंट। मैंने बेलमेंट आपको समझाया था। बेलमेंट का मतलब क्या होता है कि इट इज नथिंग बट द ओनली कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सिर्फ पोजीशन आपको मिलता है, क्योंकि द ओनर ऑफ द गुड्स हैविंग सम इश्यूज विद द गुड्स, और द रेगुलर मेंटेनेंस के लिए वो गुड्स आपके यहाँ छोड़ के जाता है। मैंने वो कार का या बाइक का एग्जांपल दिया कि आपका कार में मान लो कि रेगुलर रूटीन मेंटेनेंस के लिए अगर आपको कार वो जो वर्कशॉप ओनर, वर्कशॉप जो है वहां पे देना पड़ता है, उसने बोला 2 दिन लगेगा, तो आपका और उसका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? सो दैट वर्कशॉप ओनर शुड टेक केयर ऑफ दैट गुड्स जो आपके हैं। ठीक है ना? उसको उस गुड्स को क्या मान के चलना है कि ये गुड्स मेरे ही है, और मैंने मेरे ही है उसको किस सेंस में बोला था कि मेरे ही मतलब लेके निकल नहीं जा रहा है, ये चलो अपना ही है, लॉ ने बोला है अपना ही गाड़ी
कि मान लो कि बड़ा वाला कार आया था, बोले चलो जाके आते हैं 100-200 किलोमीटर की राइड मार के आते हैं कहीं, तो ऐसा नहीं, आपको उस गुड्स के साथ आपको ऐसे डील करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड द सेफ्टी ऑफ गुड्स, कि एज इफ दैट गुड्स बिलोंग्स टू यू ओनली। समझ आ रहा है ना? कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे गुड्स को लेकर काफी ज्यादा क्या होते हैं, केयरिंग होते हैं, या फिर काफी ज्यादा उसको लेकर टेंस रहते हैं, तो वो चीज आपको अपने कस्टमर के लिए भी तो होनी चाहिए ना, कि किसी और का गुड्स है तो बोले छोड़ो जाने दो। हमारा ऐसा नॉर्मली बिहेवियर नहीं होता है, बट स्टिल कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है कि किसी और का गुड्स है तो जानबूझ के नुकसान करने में मजा आता है उनको। आया समझ में? ठीक है ना? ऐसा होता है ना फीलिंग, मतलब यूं खुशी मिलती है अंदर से जब उनको तोड़फोड़ करते हैं, तो हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है। ऐसा नहीं करना है, आप करते नहीं होंगे मुझे पता है, ठीक है ना? कुछ लोग ऐसे हंस रहे हैं कि नहीं सर हम तो करते हैं, ठीक है ना? वैसा देखो, सिविक कल्चर होना बहुत जरूरी है। आपको आप सिविलियन की तरह जो प्रॉपर्टी को यूज करना है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? ठीक है ना? आप डबल करोगे तो जो आगे की जनरेशन होगी वो तो 3 टाइम्स करेगी। ओके, चलिए कोई बात नहीं, बेलमेंट समझ आ गया आपको? तो आपके पास मान लो आपका वर्कशॉप है और आपके पास कुछ गुड्स आते हैं, किसके लिए आते हैं? रिपेयरिंग के लिए या सर्विसिंग के लिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है? बेलमेंट एप्लीकेबल होगा। उसमें 2 पार्टी होती है, एक होता है बेलर और दूसरा होता है बेल। वो इन डिटेल आपका जो आता है वो इंटरमीडिएट लेवल पे आएगा इन डिटेल। ओके, तो ध्यान रखिए। फिर मैंने आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बताया था। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? देखो, सेल जो होता है ना दोस्तों, सेल ऑफ गुड्स में सिर्फ गुड्स का एलिमेंट होता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स का भी एलिमेंट होता है और दूसरा सर्विस का भी। ठीक है, तो इसलिए हम उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने बुलाया है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आपने उसको ऑफर दिया कि चलो लेबर पे बताओ कितना होगा, और आप बताओ कि सामान भी आपका लेबर भी आपका, तो कितना होगा। तो वो सामान भी दे रहा है और लेबर भी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट गवर्न बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट। समझ में आ रहा है ना? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट गवर्न बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वो किसके थ्रू गवर्न होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसको कवर करता है? सिर्फ कौन से कॉन्ट्रैक्ट को कवर करता है? जिसमें सब्जेक्ट मैटर ऑलवेज क्या होता है? गुड्स। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर इज नॉट गुड्स। सब्जेक्ट मैटर उसमें गुड्स भी होता है और क्या होता है? सर्विस। ठीक है, सो ये ध्यान रखिए। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज क्या होता है? अंडरलाइन किया हुआ होता है, देखो, मस्ट ऑलवेज भी क्या होना चाहिए? गुड्स। तो सब्जेक्ट मैटर ऑलवेज क्या होता है? गुड्स होता है। ओके ना? तो ये ध्यान रखना। तो अभी फ्यूचर गुड्स में क्या होता है दोस्तों? फ्यूचर गुड्स में सब्जेक्ट मैटर गुड्स का होता है कि वो तो फ्यूचर डेट पे सब्जेक्ट मैटर डेवलप होगा, फ्यूचर डेट पे होगा ना? समझ में आ रहा है? तो अभी जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्यूचर गुड्स के लिए, वो इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं, एग्रीमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर डेट पे उसका डेवलपमेंट होगा। फिर लिखा हुआ है दोस्तों, मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कैसे आप कर सकते हो? देखो, अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो मेजोरिटी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं पहले, क्या पहले पेमेंट करोगे फिर गुड्स का डिलीवरी मिलेगा, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गुड्स डिलीवर करो, हम पूरा पेमेंट कर देंगे, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन ये भी है कि आप पार्ट पेमेंट करो, हम पार्ट डिलीवरी करेंगे। ठीक है, फिर वो डिपेंड करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ डील करते हो तो यू माइट हैव बीन द मतलब यू माइट हैव बीन द थिंकिंग दैट के थोड़ा स्ट्रिक्ट रखें, कंडीशंस थोड़ी क्या रखें? स्ट्रिक्ट रखें। इतना ज्यादा टफ बनना जरूरी है, क्यों? बाद में कोई मिल गया 4-5 करोड़ का बैंडेड हो गया, उस चक्कर में बाईपास कराना पड़ेगा। 4-5 करोड़ का बैंडेड नहीं झेल पाएंगे ना, तो फिर बाद में तो स्ट्रिक्ट ही रखना पड़ेगा। हाँ, बाद में 10-15 बार या 20 बार डील हो चुका है, फिर आप इतना तो मतलब इतना तो अपने अंदर क्या होता है? इनबिल्ट होता ही है कि हम किसी भी इंसान को क्या कर लें? पहचान लेंगे कि ये पेमेंट होगा कि नहीं होगा। तो आप इनिशियली कंडीशंस को थोड़ा स्ट्रिक्ट रखोगे, ये मेरा अपना मानना है, लॉ में नहीं लिखा है। बाद में लॉ में तो ऐसा लिखा है कि देखो, थोड़ा भी आपको नहीं ऐसा करना है, ऊपर नीचे नहीं चलाना है। लॉ ने आपको क्या बोला? हम लॉ की हेल्प कब करेंगे? जब आप लॉ फॉलो करते हो। आपने खुद का कस्टमाइज कुछ प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट जाके जज को समझा, जज बोले मैं लॉ पढ़ू कि तेरा प्रोडक्ट समझे? समझ आ रहा है? जो लिखा हुआ है वो होगा,
तुमने ज्यादा लिबर्टी दी अपने क्लाइंट को और वो पैसा लेके चला गया, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, हमने थोड़ी बोला था। ओके, तो पहले पैसा फिर बाद में गुड्स, या तो पहले गुड्स फिर बाद में पैसा, या आधा पैसा आधा गुड्स। समझ में आ रहा है? या तो फिर सेटिस्फेक्शन जब हो जाता है, गुड्स हम यूज कर लेते हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं, उसके बाद पेमेंट। तो वो तो यार म्यूचुअल अभी है, बट नॉर्मली मान लो कि सब मिसिंग है तो क्या होगा? कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है, कुछ भी डिसाइड हुआ नहीं। तो मैंने आपको बताया था एसेंशियल्स जो होते हैं कि कभी भी कोई गुड्स में आप डील करते हैं तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है, कि जब टाइम लिमिट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। किसके ऊपर दोस्तों? टाइम लिमिट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, तो वो टाइमिंग पे परफॉर्मेंस हो जाना चाहिए। जैसे कुछ गुड्स हैं जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो जल्दी से खराब हो जाएंगे, तो आपको किसी बायर ने ऑर्डर दिया, तो ऑब्वियस है ना दोस्तों कि आपको विद इन ड्यू टाइम के अंदर ही गुड्स को क्या करना है? डिलीवर करना है। समझ में आ रहा है? तो वो सब क्लैरिटी होनी जरूरी होती है, तो वहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लोगे तो समझ में आएगा। देयर मे बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस बट द डिलीवरी टू बी मेड एट, क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर डेट। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। फिर आपको दे रखा है, ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन माय ओपिनियन, अगर इस यूनिट में से जो टफ पेपर निकालना है तो ये इसमें से पूछ सकते हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। तो गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द, क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब गुड्स कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले खराब हो चुके हैं, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। वॉइड मतलब नॉट वैलिड। वॉइड का मतलब क्या होता है? नॉट वैलिड, मतलब उससे परफॉर्मेंस अभी पॉसिबल नहीं। फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सुना होगा रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन मतलब क्या होता है कि जो जो बेनिफिट आपने रिसीव किया वो आपको वापस देने हैं। जैसे मान लो मैंने किसी पार्टी से 5 लाख रुपए एडवांस लिया, बट बाद में गुड्स डिलीवर नहीं कर पाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तभी क्या 5 लाख लेके बैठे रहे कि 5 लाख वापस देना पड़ेगा? आप बोल रहे हो कि जो हो गया वो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं? तो ऐसा थोड़ी होता है जो हो गया सो हो गया, मतलब क्या? ठीक है ना? ऐसा अगर आप बोलोगे तो फिर बाद में लोचा हो जाएगा ना। बिजनेसमैन है, ऐसा नहीं बोल सकते, तो पैसा वापस देना पड़ेगा। तो गुड्स पेरिशिंग बिफोर द, क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। तो गुड क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा? लिखा होगा लास्ट में, देखो वाइड दिख रहा है आपको, ठीक है ना? दस कॉन्ट्रैक्ट इज क्या हो जाएगा? वाइड। गुड्स पेरिशिंग आफ्टर एन एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल इज, क्या लिखा हुआ है? कंप्लीटेड। मतलब देखो, ये गुड्स पेरिश कब हुआ है? आफ्टर एन एग्रीमेंट टू सेल, मतलब अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, मतलब ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर हुई नहीं। तो अगर गुड्स पेरिश हो जाते तो ऑब्वियस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? सेलर की रहेगी। आ रहा है समझ में? तो सेलर की क्या रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें रहेगी, तो वो उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सेल एंड रिटर्न ट्रांजेक्शंस एज वेल। होता है सेल ऑन अप्रूवल, मतलब हम कस्टमर को गुड्स देते हैं, अगर वो अप्रूव करेंगे तो हम सेल मानेंगे, अदरवाइज वो गुड्स क्या मिल जाएगा? वापस मिल जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो ये इसकी इफेक्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि इसकी क्या इफेक्ट होगी। जैसे नॉर्मल लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है, नीचे आप पढ़ोगे तो इलस्ट्रेशन में मिल जाएगा। फिर लास्ट पार्ट इसका, इस यूनिट का, असरटेनमेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है? प्राइस। सेक्शन 9 एंड 10। असरटेनमेंट ऑफ प्राइस मतलब क्या होता है कि प्राइस का फिक्सिंग करना है यहाँ पे। ठीक है, कि किस तरह से हम प्राइसिंग डिसाइड करें। नॉर्मली छोटे जो ट्रेडिशनल सेलर्स होते हैं वो लोग प्राइस खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, बट मान लो बड़ी कोई कंपनी है जिसको अपना प्रोडक्ट का प्राइसिंग करना है, तो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सीएमए, कि हमारी प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे होना चाहिए। ठीक है ना? इवन IIM अहमदाबाद की जो फीस होती है ना, उसके लिए भी उन्होंने सीएमए हायर किया हुआ है कि हमारी कोचिंग फीस कितनी होनी चाहिए। आप हमें सजेस्ट करो कि हमारा कोचिंग फीस कितना होना। इंडियन रेलवेज की जितनी भी ट्रेन चलती है उसमें जो लोग फेयर चार्ज करते हैं, उसके पीछे भी सीएमए का रिपोर्ट ही होता है कि आपको इतना फेयर मिनिमम क्या करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए। मतलब आपको क्या लगता है, वो पैसेंजर है, चल रहा निकाल 200, निकाल 300, ऐसा होगा? निकाल 500, निकाल 1000, ऐसा? मतलब शकल देख के पैसा मांगोगे? ऐसा थोड़ी होता है। आना समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, कि उसका कुछ रेगुलेशन होगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन होगा ना दोस्तों। इतना बड़ा जो गवर्नमेंट है, इतना लाइसेंसिंग होता है, प्राइसिंग होता है, तो उसके लिए ऑलवेज किसको देखते हैं वो लोग? सीएमए को देखते हैं कि आप हमें बताओ कि क्या प्राइसिंग हमारी होनी चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सर वो प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती होगी? तो वो इंटर फाइनल में आएगा ना सब कुछ। एक ABC कॉस्टिंग आता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं।
और भी सारी कॉस्टिंग टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं। तो इन द सेम वे द प्राइस डिसाइड करना है तो ट्रेडिशनली हम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे मान लो आपकी कंपनी 1000 प्रोडक्ट बनाती है, कितने प्रोडक्ट बनाती है? 1। तो अभी 1000 प्रोडक्ट है। जैसे एचयूएल कंपनी का ले लो तो उसकी तो कितनी सारी प्रोडक्ट है, आईटीसी ले लो कितनी सारी प्रोडक्ट है। तो क्या उस प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग आया, मान लो एक प्रोडक्ट का प्राइस है 75, तो वो कैसे आया? रैंडमली डिसाइड किया, इसका 50, इसका 75, काम करो इसका 150 रख दो। बोले ये पसंद नहीं आया, इसको 5 रुपए में रख दो। ऐसे डिसाइड होता है प्राइसिंग। क्या इस तरह से डील करोगे उस सिचुएशन को? नहीं। तो उसके लिए तो आपको किसी कॉस्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना, कि क्या प्राइसिंग एग्जैक्टली होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो रेफरेंस नहीं दिया है, बट नॉर्मली प्राइस डिसाइड करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि प्राइस डिसाइड कौन करेगा? तो दोनों पार्टी म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। जरूरत पड़ती है तो हम थर्ड पार्टी से क्या ले सकते हैं? ओपिनियन ले सकते, बट मेक श्योर कि वो थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट। किसी एक जने का पहचान वाला था तो उसने बुलाया रात को उसको डिनर पे, बोले चलो ये प्राइस डिसाइड कर लो, मैं तुझे 10% क्या दे देता हूँ, कमीशन दे देता हूँ। तो वो भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी से क्या लेना है दोस्तों? ओपिनियन भी लेना, अगर आप लेना चाहते हो तो। आया समझ में? वो सब लिखा हुआ है उधर, ठीक है ना? तो ये ध्यान। बट अभी हुआ क्या, मान लो ऐसा हो सकता है सर कि प्राइस डिसाइड करना ही भूल गए हो। ऐसा हो सकता है कि प्राइस डिसाइड करना ही भूल गए और सरप्राइज आया और उसने ज्यादा प्राइस मांग लिया। आप ऐसा एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस तो कम होगी। तो फिर उस केस में क्या होगा? तो फिर उस केस में आपको रीजनेबल पेमेंट करना पड़ेगा। बट क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस बात पे, ये तो एब्सेंस ऑफ क्या हो गया? ये तो एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी हो गया ना, मतलब क्लैरिटी है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ओके, तो प्राइस आपको कब फिक्स करना है? आफ्टर परफॉर्मेंस और बिफोर परफॉर्मेंस? बिफोर परफॉर्मेंस। तो वो सब वहां पे लिखा हुआ है। क्लियर? टाइम, ऐसे देखो टाइम, वो लोग कौन से सेंस में बोल रहे बताए? परफॉर्मेंस के सेंस में बोल रहे हैं, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होना चाहिए। तो मैंने बोला कि जब टाइम एसेंशियल होता है, टाइम क्या होता है? एसेंशियल, तो वो रूट कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है। रूट कॉज मतलब अगर वो एलिमेंट मिस हो गया तो फिर उस केस में पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? टाइम अगर क्या होता है, टाइम कोई बात नहीं, चलो हो जाता है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि टाइम इज द एसेंशियल वैलिड और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसी टाइम पे परफॉर्म हो जाना चाहिए ना। पर अगर मान लो आपने टाइमिंग मिस कर दिया तो इट माइट हैव बीन द पॉसिबिलिटी कि जो सामने वाला पार्टी है वो एग्रीड पार्टी आपसे डैमेजेस क्या करें? क्लेम करें। मैंने वो शादी वाला एग्जांपल दिया था, शादी वाला नहीं एग्जांपल दिया था कि मान लो शादी है और हलवाई को हमने बुलाया हुआ है, सब 7 बजे गेस्ट को इनवाइट किया, खाना बनाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए। तो अभी गेस्ट वगैरह को बुलाया, बोला खाना खाने के लिए बुलाया, मतलब वो होता है ना आशीर्वाद समाप्ति, ठीक है ना? तो अभी होगा क्या इस केस में? 7 बजे सारे गेस्ट आ गए पर अभी तक हलवाई नहीं आया। उसको तो आ जाना चाहिए था दोपहर को 12 बजे, कि 6 बजे आएगा तो चलेगा। 12 बजे बुलाना पड़ेगा ना, 6 बजे आके क्या करेगा? तड़का थोड़ी ना लगाना है, सब प्रिपरेशन तो करना है। ओके, तो 12 बजे बुलाओगे या एक दिन पहले आएगा तब जाके तो सब बिन के क्या होगा? तैयार होगा। अभी वो आया ही 9 बजे, तभी क्या करोगे आप? वो आपको बोल रहा है कि मैं डैमेजेस पे कर दूँ। यहाँ पे डैमेजेस इनफ होंगे? इज्जत जो जा चुकी है उसका क्या? समझ में आ रहा है? जोमेटो स्विगी से भी ऑर्डर कर करके कितना करते आ रहा है समझ में? पूरा का पूरा 1000 लोगों का क्या आया था, बारात आया था, और तुम लोग ऐसा आए नहीं। तो ये तो मैंने बोला ना, टाइम इज व्हाट, टाइम इज द मेन। यहाँ पे तो वो रूट कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चला गया ना। अगर आप उसको मिस कर दोगे तो फिर इश्यू हो सकते हैं। तो इसमें देखो पहला लिखा है, स्टिपुलेशन इज द टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर उन्होंने बोला है कि पेमेंट करोगे तो ही परफॉर्मेंस होगा, ठीक है ना, वो वाली बात नहीं हुई, तो फिर परफॉर्मेंस ड्यू टाइम में हो जाना चाहिए। बट मान लो सेलर ने कंडीशन रखी है कि पेमेंट करोगे उसके बाद ही परफॉर्मेंस होगा, तो फिर आपको पेमेंट करना क्या हो जाता है? कंपलसरी हो जाता है। आ रहा है समझ में? और ये सारे कम्युनिकेशन है ना, नॉर्मली सारे केस में ना वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल मतलब सारा बात ओरल हुआ होता है, ऑन पेपर कुछ भी हुआ नहीं। छोटे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर, बड़े कॉन्ट्रैक्ट में भी उन्होंने क्या किया हो, ऑन पेपर पे बात किया हो, ईमेल किया हो, सब उन्होंने किया हो। ओके, तो ये था यूनिट नंबर 1।
इसमें से हम क्या लेके जाएंगे, मैंने आपको बोला कि एक लेक्चर में हमें एक यूनिट खत्म करना है, तो इसमें से क्या लेके आप जाओगे, तो ये टाइटल सारा आपको पहले दे रखा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट। तभी आप करिएगा क्या पता है, जब जब रिवीजन सेशंस होते हैं, ठीक है ना, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स की हमने बोला था आपको कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के होंगे, तो जिसके भी होते हैं ना उसके एमसीक्यूज क्या कर लेंगे, मतलब सॉल्व कर लेना, ठीक कर लेना, क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो डेफिनेशन हमने डिस्कस किया, टाइप ऑफ गुड्स डिस्कस किया, मोड ऑफ डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिफरेंसेस वो दे, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेल एंड हायर परचेज, सेल एंड क्या बेलमेंट था, याद आ रहा है सब, डिफरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, याद रहेगा। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में जब आते हो तब करके आइए, ओके ना। 5 लेक्चर, ज्यादा से ज्यादा 6 लेक्चर में हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड एथिक्स क्या होगा कंप्लीट, तो आपका 35 से 40 मार्क्स का तो हो गया ना उसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग भी साथ साथ में करते रहिएगा, हो चुका है तो भी कर लेना, आ रहा है समझ, ठीक है। सो ये ध्यान, कोई डाउट है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स तो पूछ लो, अदरवाइज हम यही एंड करते सेशन। कोई डाउट है क्या? रिवीजन नहीं, लेक्चर 1 घंटे का ही होगा, 1-1 घंटे के 2 होंगे। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन।